जी, आज कैफ 3 के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का लेक्चर का नंबर है 37A। ए इसलिए कि ए में हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए से लेक्चर होगा, इसमें केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। 37B हमारा होगा एमसीक्यूज के ऊपर डिस्कशन। जो इस चैप्टर के एमसीक्यूज हैं उनकी डिस्कशन अलहदा से आपके साथ शेयर की जाएगी। इसी क्लिप के साथ वेरी नेक्स्ट क्लिप जो होगा वो एमसीक्यूज की डिस्कशन का होगा, वो 37B है हमारा। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। कल हमने 49 क्वेश्चन नंबर कर लिया था। अब क्वेश्चन 50 चैप्टर 15 का जन केस स्टडी है। जनरल मीटिंग ऑफ वीएक्स लिमिटेड। अच्छा, जनरल मीटिंग को अंडरलाइन करें। क्या बता रहा है कौन सी मीटिंग? स्टैट्यूटरी मीटिंग के एनुअल जनरल मीटिंग के एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? क्या पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। इसका मतलब हुआ जिस तरह हम क्वेश्चन में टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ अथॉरिटी, टाइप ऑफ रेजोल्यूशन का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमने टाइप ऑफ मीटिंग का भी ध्यान रखना है। क्या स्टैट्यूटरी मीटिंग के कंसेप्ट, एजीएम के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कंसेप्ट सारे सिमिलर हैं, सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। इसलिए हमें टाइप ऑफ मीटिंग का भी ध्यान रखना है। ऑफ एक्स वीएक्स लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को भी अंडरलाइन करें। क्या पब्लिक कंपनी के रूल्स, प्राइवेट कंपनी के रूल्स, लिस्टेड कंपनी के रूल्स सेम होते हैं कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक इनमें फर्क है? फर्क है। ठीक है, तो इसलिए हम टाइप ऑफ कंपनी को भी अंडरलाइन करते हैं, ज़हन में रखते हैं। Was convened on 30th May 2012. However, only 4 shareholders turned up to attend the meeting. सिर्फ 4 shareholders आए. Explain how VX Limited should deal with the above situation in the light of companies. भाई 4 shareholder तो क्या मसला है? करवा ले मीटिंग? नहीं करवा सकते। हाँ, लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी की जनरल मीटिंग का कोरम क्या है? 4 or 1/3 विच एवर इज। ये नहीं है, ओ सॉरी, ये तो कौन सी मीटिंग का था? बोर्ड मीटिंग का। ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोरम मैंने बता दिया। तो लिस्टेड कंपनी का कोरम क्या है? 10 मेंबर प्रेजेंट विथ 25% वोटिंग पावर। तो कोरम पूरा नहीं है। एग्रीड? इसका मतलब है लिस्टेड कंपनी से हमें यह पता चल गया कि लिस्टेड कंपनी का कोरम बताना है। अगर लिस्टेड नोट ना करते तो हम पता नहीं किस कंपनी का कोरम बता देते। लिस्टेड। फिर इसके बाद दूसरा, अच्छा अब अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या होना चाहिए? अगर मीटिंग कॉल की है मेंबर्स ने तो डिसॉल्व हो जाना चाहिए। अगर मीटिंग कॉल की है डायरेक्टर्स ने, अगर इफ मीटिंग इज रिक्विजिशन्ड बाय मेंबर्स, डिसॉल्व हो जाए। इफ कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स तो फिर एडजॉर्न होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे बताइए हम कौन से वाला पॉइंट लिखेंगे? मेंबर्स वाला लिखेंगे, डायरेक्टर्स वाला लिखेंगे कि दोनों? एक मिनट है। पहली चीज ये, जो 2 मेंबर्स विद 25% वोटिंग, वो अनलिस्टेड कंपनी का केस है, वो इधर कभी भी आएगा ही नहीं। हाँ, कोरम अगर प्रेजेंट नहीं। हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। यहां पे लॉ ये कहता है कि अगर मीटिंग रिक्विजिशन करे, अगर कोई जनरल मीटिंग रिक्विजिशन बाय मेंबर्स हो, उस पे कोरम पूरा ना हो तो मीटिंग डिसॉल्व हो जाती है, खत्म। लेकिन अगर मीटिंग जो है वो डिमांडेड बाय डायरेक्टर्स है तो वो डिसॉल्व नहीं होती, वो क्या होती है? एडजॉर्न होती है। हम मीटिंग रिक्विजिशन बाय मेंबर्स वाले बात लिखेंगे, मीटिंग डिमांडेड बाय डायरेक्टर्स वाली बात लिखेंगे, या दोनों लिखेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, 6 नंबर है तो पूरे नहीं, रिक्वायरमेंट देखें। दोनों क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें नहीं बता रहा कौन सी मीटिंग है। अगर ये लिखता ना एजीएम है तो हम सिर्फ एक पॉइंट लिखते, कौन से वाला? डायरेक्टर वाला। क्यों? एजीएम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स कॉल कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में चूंकि मेंबर के पास भी पावर है, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो तो वो दोनों कर सकते हैं, डायरेक्टर्स भी और मेंबर भी। यहां पे चूंकि जनरल मीटिंग उसने मेंशन नहीं किया कौन सी है, तो ये मे बी एजीएम हो, मे बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, हमें नहीं कंफर्म, तो हम ऑल सिचुएशंस को कवर करेंगे। भाई ये बात समझ आ रही है? अगर यहां पे जनरल मीटिंग की बजाय एनुअल जनरल मीटिंग कहता तो हमारा सोल्यूशन कैसे चेंज होता? सिर्फ डायरेक्टर्स वाली बात दिखे, क्योंकि मेंबर्स एजीएम को रिक्विजिशन कर ही नहीं सकते। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो तो फिर मेंबर्स भी कर सकते हैं, डायरेक्टर भी कर सकते हैं, फिर दोनों बातें लिखनी है। और यहां चूंकि उसने मेंशन नहीं किया जनरल मीटिंग में, तो हमने वो आंसर लिखना है जो एजीएम के लिए भी हो, जो ईजीएम के लिए भी हो।
भाई बात समझ आई ना? आगे चलते हैं 51 एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी को अंडरलाइन कर लें, टाइप ऑफ मीटिंग को भी हम कंसीडर करते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को अंडरलाइन करें, शाबाश। ऑफ मास्टरमाइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को भी अंडरलाइन करें। Was scheduled to be held on October 31, 2009. Directors adjourned the meeting for the next week as the quorum was not present within 15 minutes of the scheduled time. डायरेक्टर ने एडजॉर्न कर दी मीटिंग क्योंकि 15 मिनट में कोरम प्रेजेंट नहीं था। पहली गलती यहीं पे कर दी, क्या 30 मिनट का इंतजार करना होता है। 15 मिनट कोरम के लिए 15 मिनट नहीं बल्कि 30 मिनट इंतजार कर। किसके लिए 15 मिनट इंतजार करना होता है? चेयरमैन के लिए। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में अभी तक उसने बताया कि ये मीटिंग किसने कॉल की थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन कौन कॉल कर सकता है? मेंबर्स भी, डायरेक्टर दोनों। Based on provisions of Company Act 2017, you are required to comment on following: the decision of directors to adjourn the meeting, assuming meeting was called upon on the requisition of the member. अगर मीटिंग मेंबर्स की requisition पे कॉल की गई थी तो डिसीजन ठीक है फिर डायरेक्टर्स का कि मीटिंग एडजॉर्न कर दो, फिर तो डिसॉल्व हो जाएगी, शाबाश। और अगर मीटिंग वाज कॉल्ड बाय डायरेक्टर तो फिर क्या होगी? एडजॉर्न हो जाएगी। कब? नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। बी, द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजॉर्न मीटिंग। एडजॉर्न मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होगी उनकी वैलिडिटी क्या है? वो इफेक्टिव होगी, लेकिन विद डेट जब ये एक्चुअली पास होती है, नॉट फ्रॉम अर्लियर डेट। अर्लियर डेट से उसका इशारा किस तरफ है? ओरिजिनल मीटिंग की डेट पे नहीं बल्कि एडजॉर्न मीटिंग की डेट पे उसका डिसीजन होगा। वो कौन सा डिसीजन है जो होता बाद में है लेकिन ओरिजिनल मीटिंग पे अज्यूम किया जाता हुआ? ये तो वो डिसीजन है ना, एडजॉर्न मीटिंग का डिसीजन वो है जो एडजॉर्न मीटिंग की डेट पे इफेक्टिव समझा जाता है, प्रीवियस यानी ओरिजिनल मीटिंग की डेट पे नहीं, तभी से इफेक्टिव होता है ना। वो कौन सा डिसीजन है जो होता बाद में है लेकिन मीटिंग की डेट से, प्रीवियस मीटिंग की डेट से इफेक्टिव समझा जाता है? पोलिंग का जो डिसीजन होता है वो बाद 14 दिन में है, बाद में, लेकिन वो डिसीजन कब से इफेक्टिव समझा जाता है? डेट ऑफ मीटिंग का। भूल गए? आगे चलते हैं क्वेश्चन 52। द 21st एजीएम, एजीएम को अंडरलाइन करें, ऑफ नोकझोंक लिमिटेड। नोकझोंक लिमिटेड को भी अंडरलाइन कर ले, ये प्राइवेट नहीं पब्लिक है, मे बी लिस्टेड हो मे बी अनलिस्टेड हो, लेकिन पब्लिक है, ये पता चल गया। Was held on 20 August 2015. Two of the shareholders, Mateen and Draghi, were not satisfied with the conduct of the meeting. 1 week after the meeting, they submitted a complaint to the chairman of the board of directors, requiring him to invalidate the proceedings of 21st AGM. In view of the provisions of Company Act 2017, explain the circumstances in which Mateen and Draghi would succeed in their contention. नहीं तो मीटिंग जब हो गई, एक दफा खत्म हो गई, तो उसमें जो मिनट्स बन गए सारे, अब उस मीटिंग को इनवैलिड तो नहीं करार दिया जा सकता। दिया जा सकता है, कैसे? मेंबर्स 10% वोटिंग पावर कोर्ट के पास है विद इन 30 डेज, और क्या प्रूव करें? मटेरियल इरेगुलरिटी या ओमिशन था, मटेरियल डिफेक्ट या ओमिशन था नोटिस में, या इरेगुलरिटी थी इन कंडक्ट ऑफ मीटिंग। नोटिस में मटेरियल एरर या ओमिशन की एग्जांपल दीजिए। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, आपसे वैसे कंसेप्ट पूछ रहा हूं। कब समझा जाएगा कि नोटिस में इरेगुलरिटी या ओमिशन है? बताओ ना, एग्जांपल दीजिए। जब 21 दिन के बजाय 7 दिन पहले नोटिस भेज दें। जब मीटिंग का एजीएम का नोटिस 7 दिन पहले भेजा जा सकता है। 7 दिन पहले नोटिस भेज के एजीएम कंडक्ट करवा ले, वैलिड होगी? नहीं होगी। ये एग्जांपल है इसके। या नोटिस भेजा, या तो भेजा 7 दिन पहले, 21 दिन की शर्त पूरी नहीं की, या भेजा ही नहीं, कुछ शेयर होल्डर को भेजा, कुछ को भेजा ही नहीं। इसीलिए कंपनी ने यह साबित करने के लिए कि नोटिस वैलिड है कि नहीं, 2 चीजें साबित करनी होती है। पहली चीज 21 दिन पहले नोटिस भेजा, और दूसरी चीज उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजा शेयर होल्डर के। ये कैसे पता चलता है? वो डाक खाने जो मोहर होती है उससे पता चलता है भेजा कि नहीं। कोरियर वालों को भी लेटर आपको वो देते हैं ना कुछ रसीद, वो रसीद होती है, उसको पर लिखा होता है डेट भी,
और किस बंदे को किस एड्रेस पे भेजा। और मीटिंग की प्रोसीडिंग्स जो हैं उनमें कोई इरेगुलरिटी थी, इसकी एग्जांपल दीजिए। हाँ, उसने पोल कहा था, वो पोलिंग नहीं हुई। किसने पोल कहा था? वो 10% वोटिंग पावर वाले ने, चेयरमैन ने नहीं करवाया। ये किसी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल क्या है? कोरम रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बिठाया, शाबाश। और कोरम पूरा नहीं था फिर भी मीटिंग करवा ली, उन्होंने कहा करो मीटिंग देखी जाएगी। तो ये वो एग्जाम्पल है जब इरेगुलरिटी होती है मीटिंग में या डिफेक्ट होता है नोटिस में। समझ आ गई ये बात? एग्जाम्पल इसलिए दी कि स्टडी में यूज कर सकता है। हाँ, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंप्लेन लॉन्च करेगा तो वो उसका मसला हल हो जाएगा? चेयरमैन कौन होता है भाई? ये जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करा देना, एक ही रेलिवेंट अथॉरिटी है, कौन सी? कोर्ट। हाँ बिल्कुल गलती है, उसे बताएंगे। अब भाईजान चेयरमैन के पास नहीं जाना, कोर्ट के पास जाना है। विद इन 30 डेज ऑफ मीटिंग जाना है। 10% वोटिंग पावर होनी चाहिए। और साबित क्या करना है? ये 4 चीजें लिखनी है, 4 पॉइंट लिखने आपने। कौन जाएगा, कब जाएगा, किसके पास जाएगा, क्या साबित करेगा, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हर एक चीज के उसने नंबर रखे होते हैं। पोल और वोटिंग वाले पॉइंट पे चले गए? नहीं 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 नहीं, यहां पे तो शो ऑफ हैंड का कोई जिक्र कर ही नहीं रहा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 53, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? डिस्कस करते हैं। एजीएम ऑफ ट्रेड लिमिटेड वाज हेल्ड एट 11:25 सुबह के ऑन 10 नवंबर 2015। सर्टन शेयर होल्डर्स हैव लॉन्च्ड फॉलोइंग कंप्लेन्स विद द कंपनी सेक्रेटरी। ये कुछ कंप्लेन्स लॉन्च किया कुछ शेयर होल्डर ने। अब वन बाय वन हम कंप्लेन का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि पार्ट ए की रिक्वायरमेंट पार्ट ए में कह रहा है कमेंट ऑन वैलिडिटी ऑफ ईच ऑफ द अबव कंप्लेन्स। वैलिडिटी में कमेंट करना है। पहला, नोटिस ऑफ एजीएम वाज नॉट रिसीव्ड बाय देम although they are resident in Pakistan and their registered address have also been provided to the company। कुछ शेयर होल्डर कहते हैं सर हमें नोटिस मिला ही नहीं, हालांकि हम पाकिस्तान के रेजिडेंट, एड्रेस भी पाकिस्तान का दिया था, पाकिस्तान से बाहर का एड्रेस दिया था, फिर नोटिस भेजना लाजमी नहीं था। पाकिस्तान रजिस्टर्ड एड्रेस में पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान में। तो बताइए मीटिंग वैलिड कि इनवैलिड? वैलिड है, प्रोवाइडेड कंपनी 2 चीजें साबित करे। क्या? एक चीज में रखिएगा, कंपनी का नोटिस सेंड करना अलग चीज है, शेयर होल्डर का नोटिस रिसीव करना अलग चीज है। कंपनी ने नोटिस सेंड तो कर दिया लेकिन शेयर रिसीव नहीं हुआ, इससे कोई मसला नहीं है। ये कंपनी का फॉल्ट नहीं है, ये कोरियर वालों का फॉल्ट है। उन्हें एड्रेस नहीं मिला या उसने एड्रेस सही नहीं लिखा, उसका फॉल्ट है। कंपनी ने साबित करना होता है 21 दिन पहले नोटिस भेजा था एटलीस्ट, और सर्व कर दिया गया है, मतलब पाकिस्तान में जो एड्रेस उस पर हमने सेंड कर दिया था उसका सबूत होता है वो कागज जो कोरियर वाले देते हैं, या वो रजिस्टर्ड डाक करवाएं तो वो देते हैं। तो वो एविडेंस आपके पास है तो उसका मतलब है मीटिंग भी वैलिड है। हाँ, अगर इनमें से कोई एक बात भी साबित हो जाती है कि इन्होंने सेंड नहीं किया था नोटिस शेयर होल्डर, या वो 21 दिन से कम अरसे का नोटिस था, तो फिर मीटिंग वैलिड नहीं होगी। पहला क्लियर हुआ? आपने सिर्फ ये नहीं बताना मीटिंग वैलिड के इनवैलिड, आगे उसकी रीजन भी बतानी है, ठीक है। लीगल प्रोविजन में हम लिख देंगे एक्सीडेंटल ओमिशन से है वो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार नहीं देता। हाँ, अगर तो ये लिखेंगे कि अगर कंपनी ने 21 दिन पहले नोटिस सर्व कर दिया रजिस्टर्ड एड्रेस पे तो मीटिंग वैलिड है, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, नोटिस तब समझा जाएगा कि वो ड्यूली सर्व हो गया, कब? जब 21 दिन पहले और नोटिस उसने एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेजाओ, किसी और एड्रेस पे नहीं। ये 2 चीजें साबित करनी है कंपनी ने बस। सेकंड, since the meeting could not commence at the scheduled time, that is 11 बजे, it became invalid and should be called again। मीटिंग 11 बजे शुरू नहीं हो सकी तो इनवैलिड हो गई, दोबारा कॉल होनी चाहिए। एग्री करते हैं? क्यों एग्री नहीं करते? हाँ, कोरम का वेट करने के लिए 30 मिनट का टाइम होता है, 30 मिनट के अंदर अंदर कोरम। अगर यही 11:35 में स्टार्ट हुई होती ना, फिर हम कहते गलत है, ठीक है। कोरम का इंतजार 30 मिनट तक करना। आगे चले। थर्ड, ए रेजोल्यूशन पास इन द मीटिंग वाज अप्रूव्ड बाय शो ऑफ हैंड।
रेजोल्यूशन शो ऑफ हैंड के जरिए। हाउएवर ए पोल शुड हैव बीन कैरिड आउट। वो कहते हैं भाई ये शो ऑफ हैंड के हालांकि पोलिंग के जरिए से होनी चाहिए थी। क्या करे, सही है कि नहीं? कि डिपेंड करता है पोलिंग की शर्तें पूरी हुई कि नहीं, डिपेंड करता है। शो ऑफ हैंड वैलिड है तो हम लिखेंगे कि अगर तो स्पेसिफाइड पर्सन यानी 10% ऑफ वोटिंग पावर वालों ने ऑन आर बिफोर द रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड डिमांड किया था तो फिर पोलिंग होनी चाहिए थी, वरना शो ऑफ हैंड के जरिए से भी जो डिसीजन है वो वैलिड है। क्लियर? 4. Mr. Hamid, who voted for a resolution, was represented through a proxy, which was deposited at 5:01 शाम को after office hours on 8 November 2015. Since 9 November 2015 was a public holiday, condition of depositing the proxy at least 48 hours before the commencement of the meeting was not met. जी कह रहे हैं मिस्टर हामिद प्रॉक्सी था लेकिन उसने 8 तारीख को 5:01। अच्छा मुझे ये बताइए, पब्लिक हॉलिडे आ गया, क्या पब्लिक हॉलिडे को काउंट करते हैं? इसका मतलब है 9 तारीख बिल्कुल ही निकल गई। 8 तारीख की शाम 5:01 से लेके 10 तारीख 11 बजे कितने आवर्स बनते हैं? 18 घंटे बनते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब है मीटिंग प्रॉक्सी कम से कम 48 आवर्स पहले जमा करवानी चाहिए, उसने 18 घंटे पहले जमा करवाई, 48 आवर्स की कंडीशन पूरी। तो इसमें सच्चा है वो कि प्रॉक्सी लेट सबमिट करवाई है, इसीलिए मिस्टर हामिद को वोट नहीं देना चाहिए। तो एग्री करते हैं? आगे चलते हैं। 5th, मिस्टर गुलाम हु होल्ड्स 1 लाख शेयर वाज रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्रॉक्सीज, मिस्टर कासिम 75,000, मिस्टर दानिश 25,000। ओनली प्रॉक्सी विद 75,000 शेयर्स वर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग। यानी जो पहले प्रॉक्सी आई उसको काउंट किया, दूसरे वाली को नहीं काउंट किया। तो सही किया। एक प्रॉक्सी, एक मीटिंग के लिए मेंबर एक ही प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है, मल्टीपल प्रॉक्सी को अपॉइंट करेगा तो सारे के सारे इनवैलिड हो गए, किसी का भी वोट काउंट नहीं करना चाहिए। 6. JKM Limited holding 20,000 shares of the company was represented by Mr. Wahid, who is neither a director nor an employee of JKM Limited. तो भाई अगर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है तो उसे डायरेक्टर होना चाहिए ना, मेंबर होना चाहिए? एनी पर्सन हो सकता है, प्रोवाइडेड बोर्ड रेजोल्यूशन जो है वो उसके जरिए से इसे अपॉइंट किया गया। ये केसेस सारे क्लियर हो गए। 6. डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंस, 6 का पार्ट बी, सॉरी 53 का पार्ट बी। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ए कोर्ट में डिक्लेयर रेजोल्यूशन पास इन द अबव मीटिंग आर द एंटायर प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग एज इनवैलिड। कौन सी 4 सिचुएशन बतानी है? सबसे पहले कौन जाएगा मीटिंग इनवैलिड करा देने के लिए? मेंबर। मेरे भाई पूरी बात करो, कौन से मेंबर जाएंगे? मेंबर्स हैविंग एट लीस्ट 10% वोटिंग पावर। किसके पास जाएंगे? कितने दिन में? क्या साबित करेंगे? नोटिस में डिफेक्ट, ओमिशन वगैरह या इरेगुलरिटी इन प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। डिस्क्राइब मेंबर्स राइट्स रिगार्डिंग मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द जनरल मीटिंग। मेंबर के क्या राइट हैं रिगार्डिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग? रिगार्डिंग मीटिंग नहीं, रिगार्डिंग मीटिंग कहता है ना एजीएम, तो हम कहते हैं उसका राइट है टू अटेंड, टू स्पीक एंड टू वोट एट जनरल मीटिंग, टू बी काउंटेड फॉर कोरम, टू अपॉइंट प्रॉक्सी। ये राइट्स है उसके। मीटिंग के हवाले से नहीं पूछ रहा, किस हवाले से पूछ रहा है? मिनट्स के हवाले से। तो 2 राइट हैं, मिनट्स को इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, कॉपी। अच्छा दोनों में फर्क समझ आ रहा है आपको? इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या है? उधर लाइब्रेरी रूम में जाके बैठ के खुद पढ़ ले, और कॉपी का मतलब क्या है? कॉपी ले ले। इंस्पेक्ट करने के लिए वो किसी भी दिन 2 घंटे के लिए जा सकता है, फ्री ऑफ चार्ज इंस्पेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन कंपनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है, जैसे कम से कम 2 घंटे के लिए उसे अवेलेबल करना चाहिए मिनट्स को। और कॉपी में मीटिंग के साथ, अच्छा ये याद आ गया मुझे, इंस्पेक्शन ऑफ मीटिंग के नीचे पेज 314 के ऊपर लिखा हुआ आफ्टर 7 वर्किंग डेज। ये 7 वर्किंग डेज दोनों पॉइंट के साथ है, इंस्पेक्शन के साथ भी, कॉपी के साथ भी। असल में इसको कॉपी के साथ कर ले, इंस्पेक्शन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। कॉपी लेने के लिए आपको मीटिंग के 7 दिन के बाद जाना पड़ेगा, और जब 7 दिन के बाद जिस दिन रिक्वेस्ट फाइल करेंगे उसी दिन नहीं कॉपी मिल जाएगी, अगले 7 दिन के अंदर मिलेगी। तो 7 वर्किंग डेज जो है वो कॉपी वाले के साथ है, इंस्पेक्शन वाले के साथ नहीं है। 54 क्लियर?
55 डिस्कस प्रोविजंस कंटेन्ड इन कंपनी रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। 8 नंबर, पता नहीं पुराने जमाने में शायद कोई होते होंगे इतने ज्यादा रूल्स मिनट्स के, हमारे जमाने में तो मिनट्स से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत सिंपल है। क्या? हाँ। अच्छा, वैसे इसने मुझे बताइए इस क्वेश्चन को पढ़ के, रिक्वायरमेंट कहा है रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स, ठीक है, मिनट्स की मेंटेनेंस, तो इसमें इंस्पेक्शन और ऑथेंटिकेशन और प्रिजर्वेशन ये सारे पॉइंट आएंगे या कि कोई एक आएगा? क्या कहते हैं आप? 8 नंबर है तो सारे आना एक ही। कौन सा पॉइंट? अगर मार्क्स को इग्नोर कर दें जो हमने इग्नोर कर दिया, रिजर्वेशन वाला कि मेंटेन करेंगे, फेयर समरी बनाएंगे जो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी जाएगी। अगर फिजिकल फॉर्म में इसको 20 साल तक रखना है और इलेक्ट्रॉनिकली इसको परमानेंटली, ठीक। मेंटेनेंस ऑफ मीटिंग में तो सिर्फ यही कंसेप्ट आ रहा है। आगे 56 केस स्टडी है। मिस्टर दीन शाह होल्डिंग 13.5% शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड गेव नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू द कंपनी। एबीसी लिमिटेड को अंडरलाइन करें। क्या पता चला इससे? एबीसी लिमिटेड से क्या पता चला? पब्लिक है कि प्राइवेट है? पब्लिक कंपनी। लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है? ये नहीं बता सकते। शाबाश। गिव नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन तो कंपनी ऑन मई 17, 2008 प्रपोजिंग टू अपॉइंट M&T एसोसिएट्स इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। अब भाई मेंबर तो रेजोल्यूशन के लिए नोटिस दे नहीं सकता। रेजोल्यूशन क्या क्या पास होगी मीटिंग में तो डायरेक्टर ने डिसाइड करना होता है, मेंबर्स ने थोड़ी करना होता है। ऐसा ही है ना भाईजान? एक लगाए इनको, लगा इसको, एक लगा। प्रोसीडिंग है, अगर वो प्रोसीड नहीं करते 21 डेज में, तो वो 21 डेज में प्रोसीड नहीं करते, वो तो ये है कि ईजीएम कंडक्ट होगी कि नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि ईजीएम कंडक्ट हो रही है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं रेजोल्यूशन। जनरल मीटिंग और कंसेप्ट है, जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना और कंसेप्ट है, रेजोल्यूशन डिस्कस करवाना और कंसेप्ट है। नहीं समझ आए? हाँ, अब आ गई है। ये रेजोल्यूशन कह रहा है, मीटिंग कंडक्ट करवाने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है। रेजोल्यूशन कह रहा है कि तो क्या मेंबर्स की तरफ से रेजोल्यूशन आ सकते हैं कि मीटिंग में ये चीज भी डिस्कस करें? कंडीशंस क्या हैं? 10% 7 डेज लगाइए इसको, 7 डेज वाले को लगाइए, एक लगा इसको, लगा धीरे से। हाँ, 10 दिन पहले 10% वोटिंग में मीटिंग से 10 दिन पहले उन्होंने नोटिस भेजना। द रेजोल्यूशन वाज टू बी कंसिडर्ड एट एजीएम शेड्यूल्ड फॉर मई 30, 2008। मई 30 को मीटिंग थी तो उसने मई 17, 21 दिन पहले नोटिस नहीं भेजा, तो ये तो इनवैलिड हो गया। मेंबर ने कंपनी को नोटिस 21 दिन पहले नहीं ना भेजा। हाँ, रेजोल्यूशन की बात हो रही है। नोटिस की बात हो रही है 10 दिन पहले। हाँ, रेजोल्यूशन 10 दिन पहले। शाबाश। वो तो कंपनी ने 21 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस भेजना ना कि सर जी इस दिन मीटिंग है। अगर उस नोटिस को पढ़ के किसी मेंबर को लगे यार इसमें एक रेजोल्यूशन और ऐड होनी चाहिए जो नहीं ऐड की, तो वो 10 दिन पहले तक भेज सकता है। उसके लिए 21 दिन नहीं है। मेंबर से जो रेजोल्यूशन के लिए रिक्वेजिशन आएगी, रेजोल्यूशन ये भी ऐड करवाएं, वो 10 दिन की रिक्वायरमेंट है उसकी। तो इसका मतलब है इसने सही टाइमली रिक्वेजिशन सबमिट करवा दी है। इसका मतलब क्या है? 30 को मीटिंग थी, 10 दिन पहले रिक्वेजिशन जमा करवानी थी ना, उसने कब करवाई? 17 को, 13 दिन पहले, तो ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी। कंपनी कुड नॉट सर्कुलेट द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन अमंग मेंबर्स। कंपनी इसको सर्कुलेट नहीं करवा सकी। इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। भाई 10% वोटिंग पावर भी है उसके पास, 10 दिन पहले उसने रेजोल्यूशन तो क्यों नहीं करवाई तुम लोगों ने? ये तो कंपनी का फॉल्ट है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है वो रेजोल्यूशन के लिए। 10% वोटिंग पावर भी है और 10 दिन पहले मीटिंग। Second, explain whether Mr. Dinsha is entitled to inspect and require minutes of general meeting of the company. भाई कोई भी मेंबर चाहे जितने मर्जी शेयर हो उसके पास एक भी शेयर हो ना, वो जनरल मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी भी ले सकता है।
किस मीटिंग के मिनट्स नहीं ले सकता मेंबर? मेंबर्स मीटिंग नहीं ले सकते। कोई एक मेंबर जो है किसी कंपनी का, वो कंपनी की कौन सी वाली मीटिंग के मिनट्स नहीं ले सकता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स नहीं ले सकता। अच्छा ये बताइए, डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स सिर्फ उन डायरेक्टर को भेजे जाते हैं जो मीटिंग अटेंड करते हैं, या सबको भेजे जाते हैं? सबको। जब वो रिक्वेस्ट करें तब, के रिक्वेस्ट किए बगैर ही भेज दिए जाते हैं? बताएं। रिक्वेस्ट के बगैर ही भेज दिए जाते हैं। मेंबर्स को मिनट्स रिक्वेस्ट करे तो फिर देते हैं, डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट के बगैर ही भेज दिए जाते हैं 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर था या 7 दिन के अंदर था? नहीं याद रहा, पक्की बात है? फिर तुक्का चला, आपके मुंह पे लिखा हुआ तुक्का चला है। तो जाके देखना है आज कि सर ने तो 14 दिन कहा था, मुझे कंफर्म नहीं था, तो देखना कि कौन सही था, मैं कि आप। आगे चलते हैं। इन व्हाट मैनर आर प्रोसीडिंग्स ऑफ डायरेक्टर और जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड एंड केप्ट? टू बी रिकॉर्डेड एंड केप्ट, केप्ट का मतलब क्या है? मेंटेन करना है, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिकली। और टू बी रिकॉर्डेड का मतलब क्या है कि कैसे रिकॉर्ड? भाई फेयर समरी रिकॉर्ड करनी है, जो भी मीटिंग में जो प्रोसीडिंग्स हुई है उनकी फेयर समरी, एक्यूरेट समरी प्रिपेयर करनी है और रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करनी है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन सारे चैप्टर 15 के कंप्लीट हो गए। चलिए अब हमारा इस चैप्टर 15 में रह गया है एमसीक्यूज की डिस्कशन, और चैप्टर 14 के भी एमसीक्यूज की डिस्कशन है। ठीक है, तो ये दोनों अलहदा अब लेक्चर अलहदा फाइल की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेक्चर 37A इतना ही। अब इसके बाद आप लेक्चर 37B में एमसीक्यूज की डिस्कशन जो है उसको व्यू कीजिए। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।